Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All students, most welcome to this very new class. Chapter 8, Unit number 8, Electric Fields of First Year Physics in Textbook बोर्ड है ये बहुत ही ज़बरदस्त किताब बनाई और इसमें ये चैप्टर्स इलेक्ट्रिसिटी और करंट के हवाले से इन्होंने डाले हैं 3 चैप्टर्स जो इससे पहले की फर्स्ट ईयर फिजिक्स में नहीं मिलते। आइए बातें कम और काम ज़्यादा करते हैं। सबसे पहले देखें स्टूडेंट्स, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जिक्र है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चाहेंगे कि इसको साथ साथ जो आपसे डिस्कस भी करें और आ, अपने साथ आप पेन पेंसिल रखिएगा प्लीज। या ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये पहला टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसे कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं इन द अर्ली डेज, शुरू के दिनों में, द अर्ली ग्रीक फिलोसफर्स, शुरू के दिनों से मुराद यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स शुरू का ज़माना है, जाहिर सी बात है। अर्ली ग्रीक फिलोसफर जो थे, जिनका ताल्लुक ग्रीक से था या यूनान से था, वो जो फिलोसफर थे, फिलोसफर कहते हैं फलसफियों को, सोचने वालों को, हैज स्टडीड द फिजिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक की फिजिक्स को उन्होंने उस जमाने में स्टडी किया बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी, और एक एक्टिविटी के जरिए उन्होंने इसको स्टडी किया। वो क्या थी? पर व्हेन एम्बर इज रब विद सिल्क और गोल्ड, जब एम्बर को रब किया जाता है किसी सिल्क या वूल के साथ, सिल्क से मुराद रेशम का कपड़ा हो गया, या वूल के साथ हम रब करते हैं, एंड ब्राउट नियर डस्ट पार्टिकल, तो उसको जब डस्ट पार्टिकल के करीब लेकर आते हैं तो द डस्ट पार्टिकल विल जम्प टू स्टिक विद द एम्बर। तो जो एम्बर एक स्टिक है, असल में ग्लास की बनी हुई एक स्टिक होती है, इसको एम्बर कहा जाता है। तो वो जंप कर जाते हैं पार्टिकल्स उस एम्बर की जानिब। यानी जब भी आप किसी सिल के जरिए एम्बर रॉड को, गिलास को, शीशे की सुराख को रब करते हैं और डस्ट पार्टिकल के करीब लेकर आते हैं, तो देखा गया, उन्होंने ऑब्जर्व किया ग्रीक फिलोसफर्स ने, कि एम्बर ने उन डस्ट पार्टिकल्स को अपनी तरफ अटैक किया या खींचा। दिस अट्रैक्शन बिटवीन डस्ट पार्टिकल्स एंड एम्बर इज नोन एज एन इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम दिया गया। ये जो अट्रैक्शन पैदा हो गई थी 10 पार्टिकल्स और गिलास रोड के दरमियान, इसको उन्होंने क्या कहा स्टूडेंट? इसे उन्होंने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम दिया। आगे कह रहे हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आइए मैं कलर चेंज कर दूँ इसका, अगली बात तो हो गई मुकम्मल। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इज एनालॉगी टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स का एक एनालॉगी है। आपने यकीनन मैट्रिक क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी होगी। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, दो मैसिव बॉडीज के दरमियान, दो मादी अजसाम के दरमियान अमल करती है, और बहुत मिलती जुलती जो है इलेक्ट्रिक फोर्स है जो चार्जेस के दरमियान अमल करती है। फर्क ये है, वहाँ मटेरियलिस्टिक बॉडीज होती हैं जिनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है हमेशा, और यहाँ पर चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, जो अट्रैक्शन की भी हो सकती है और रिपल्जन की भी। अट्रैक्शन की सूरत में होगी अगर चार्जेस अपोजिट हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, और रिपल्जन की फोर्स उस वक्त होगी जब ये सेम चार्जेस होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या निगेटिव निगेटिव होंगे। तो टू चार्ज ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट, दो चार्ज ऑब्जेक्ट अटैक कर सकते हैं एक दूसरे को, या रेपल भगा सकते हैं विद अ फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या मतलब हुआ कि दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को या तो कशिश करते हैं या रेपल करते हैं। तो जिस फोर्स के साथ भी ऐसा होता है कि वो कशिश करें या भगाएं, दायरे फोर्स की जरूरत है दोनों सूत्रों में, तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम दिया गया। आइए स्टूडेंट हम इसमें फिर कलर चेंज करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं whereas the gravitational force, yes, ठीक, whereas the gravitational force is always attractive in nature,
याद रखिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा कि भी बताया, जो मादी अजसाम के दरमियान कायनात में जो तजाजुबी कुव्वत अमल करती है वो हमेशा कशिश की होती है। फर्दरमोर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, जबकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं वो शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं एज कम्पेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्सेस ज़ाहिर है चांद और सूरज के दरमियान, जमीन और चांद के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसी तरीके से याद रखिए दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो, चार्जेस के दरमियान फोर्सेस जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस शॉर्ट रेंज इसलिए कहलाती हैं क्योंकि ये एटम्स के अंदर भी पाई जाती है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लॉन्ग रेंज फोर्सेस कहलाती हैं, जो प्लैनेट्स के दरमियान, सैटेलाइट्स के दरमियान भी हो सकती हैं। बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं देन द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के मुकाबले में। जो कायनात में मादी अजसाम के दरमियान कशिश की कुव्वतें हैं उसके मुकाबले में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। आइए स्टूडेंट्स बात आगे लेके चलते हैं। द ऑब्जेक्ट हैविंग द सेम नेचर ऑफ चार्जेस रेपल ईच अदर, अगर ऑब्जेक्ट सेम हो तो उनके दरमियान दफा की कुव्वत होगी। एंड हैविंग अपोजिट नेचर, और वह अपोजिट नेचर के होंगे चार्जेस, यानी एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो उस सूरत में जो है अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाई स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि हम और समझ लें। होता ही है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल होता है, फर्ज करने के गिलास रोड है, मेरे पास इतनी वो जगह नहीं मिली, गिलास रोड, जब इसको रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो इस पर चार्ज अपीयर हो जाता है। अब चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, इस पर भी हम गुफ्तगू कर आपसे करते हैं। आइए मैं थोड़ा स्क्रीन चेंज कर दूं ताकि गुफ्तगू करने में मुझे आसानी हो जाए आपसे। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ चलते हैं। मेरा ख्याल है स्क्रीन आपकी आ गई होगी, देखिएगा स्क्रीन चेंज हो गई। यस, ओके। यानी अगर आप गिलास रोड लें, उसके लिए हमें फिर पेन उठाना पड़ेगा, ये आगे। और ये आपके पास एम्बर, जिसको क्या नाम दिया था, एम्बर या ग्लास रोड का नाम दिया था। ओके। और ये है सिल्क का कपड़ा, किसका, सिल्क का या वूल का कपड़ा ले। ओके, जब इस शीशे की सलाख को यानी एम्बर को हम रब करते हैं सिल्क के साथ, रेशम के कपड़े के साथ उसको आपस में अच्छी तरह रब करें, तो होता ये है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, और ये अब कहलाएगी पॉजिटिवली चार्ज। अब यहाँ पर एक सवाल ज़हन में पैदा होता है, बल्कि मैं इस पर गुफ्तगू अभी करता हूँ आपसे। इस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है और ये जो सिल्क है इस पर नेगेटिव चार्ज। तो जितना चार्ज गिलास रोड पे पॉजिटिव अपीयर होगा, सिल्क पर उतना ही चार्ज निगेटिव अपीयर हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पैदा हो गया, वो ये कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया और इस पर निगेटिव चार्ज कैसे आ गया, इसके जवाब की तलाश करते हैं। एक्चुअली होता ही है कि एवरी बॉडी मेड अप ऑफ एटम्स, हर जिस्म एटमों से मिलकर बना होता है। अगर आप एटम का मुताला करें तो एटम जो है टू टाइप्स के चार्ज रखता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यानी अगर आप एटम पर गौर से ऑब्जर्व करें तो उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके गिर्द जो शेल्स होते हैं, शेल्स में आप जानते हैं स्टूडेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पर निगेटिव चार्ज पाया जाता है, और प्रोटॉन्स को भी इसे ही शो करते हैं वन, इस पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। होता ही है कि दुनिया का हर मादी जिस्म न्यूट्रल लेना चाहता है, न्यूट्रल स्टेट में रहता है, यानी जितने उसमें पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही उसमें निगेटिव चार्जेस होते हैं। आप पीरियोडिक टेबल से फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट जितने भी एलिमेंट चेक करेंगे तो जो जितने प्रोटॉन्स किसी एटम में पाए जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, चाहे हाइड्रोजन हो, हेलियम, लिथियम हो, बेरिलियम हो, बोरोन हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, क्लोरीन हो, कोई सा भी एटम उठा के देख लीजिए, नियॉन हो। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज उतने ही निगेटिव चार्जेस होंगे। इसका मतलब है कि कोई भी एटम न्यूट्रल स्टेट में होता है,
वो चार्जेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। झगड़ा तब शुरू होता है जब इन पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस एक दूसरे के साथ जो है वो अब उनमें फर्क आ जाए, डिसबैलेंस हो जाए, यानी पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाएं और निगेटिव चार्जेस कम हो जाएं, या पॉजिटिव चार्जेस कम रह जाएं, निगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाएं। कुछ ऐसी स्टोरी यहाँ इसके साथ होती है। आपके पास गिलास रोड है, एम्बर की, शीशे की सलाख, और ये सिल्क है, सिल्क समझते हैं ना आप, कपड़ा। होता ही है कि जब गिलास रोड को आप इसके साथ रब करते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके सिल्क में चले जाते हैं। ये हो रहा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ चले गए, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्चुअली जो गिलास रोड से निकलकर सिल्क के कपड़े में आ गए। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वहां पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। हमेशा पर ये एटम है, इसमें से ये इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए स्टूडेंट्स, ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो यहाँ पर जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा इसके ऊपर। दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो दो पॉजिटिव चार्जेस अपने आप को शो करना शुरू कर देंगे इजाफे की सूरत में। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्जेस बाहर से आ गया, नहीं, इलेक्ट्रॉनों की कमी की वजह से पॉजिटिव चार्जेस कम इंटरेक्शन और बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगी। यही रीजन है कि जब आप रगड़ते हैं गिलास रोड को सिल्क के साथ तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क में मुंतकिल होते हैं, जिसके नतीजे में गिलास रोड पर पॉजिटिव और सिल्क पर निगेटिव चार्ज अपेयर हो जाता है। और दूसरी सूरत में अगर हम गिलास रोड को फलालेन फर के कपड़े के साथ रखें, एक और इंटरेस्टिंग बात देख लीजिएगा, अगर हम कपड़ा दूसरा इस्तेमाल कर लें, क्लॉथ, फर, जिसको फलालेन कहते हैं, उर्दू में क्या कहा जाता है, फलालेन का कपड़ा देखा तो मैंने भी नहीं है, जो बात सही है जिंदगी में, फर, और इसके साथ फिर आप एक और वही गिलास रोड न्यूट्रल स्टेट वाली ले लें, कोई चार्ज नहीं है। अब होता यह है कि जब आप इस गिलास रोड को इस फर के साथ यानी फलालेन के कपड़े के साथ रगड़ेंगे, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस गिलास रोड पे निगेटिव चार्ज अपेयर हो जाएगा शीशे की सलाख पर। ये वही सलाख है जो आप केमिस्ट्री की लैब में महलूल को डिसॉल्व करने के लिए, मिलाने के लिए, सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को मिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो है हिलानी का काम करती है। तो बहरहाल ये गिलास रोड है और ये फलालेन कपड़ा है, तो उसमें निगेटिव चार्ज अपेयर हो जाता है, फलालेन कपड़े पर पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ उल्टा अमल हो रहा है। तो आप मेरा ख्याल समझ गए होंगे कि जब गिलास रोड को फलालेन कपड़े के साथ रगड़ा तो उल्टा अमल ये हुआ कि अब फलालेन कपड़े में से इलेक्ट्रॉन निकल के गिलास रोड में आना शुरू। तो गिलास रोड में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, सो इट इज नेगेटिवली चार्ज, और फलालेन में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, सो इट इज पॉजिटिवली चार्ज। अब आपके जहन में फौरन सवाल कूदेगा कि जब गिलास रोड को सिल्क से रगड़ा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर सिल्क में गए, लेकिन जब उसी गिलास रोड को फलालेन कपड़े से रगड़ा तो गिलास रोड में इलेक्ट्रॉन फलालेन कपड़े से मुंतकिल हो गए बाहर। ऐसा क्यों होता है? तो उसका जवाब ये है कि याद रखिएगा कि गिलास रोड में सिल्क के मुकाबले में इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज्यादा है पर यूनिट वॉल्यूम। गिलास रोड में रेशम के कपड़े के मुकाबले में पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज्यादा है। यही वजह है कि गिलास रोड में से इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क में चले गए। यूं समझ लें आसान लफ्जों में कि गिलास रोड और सिल्क में अगर इलेक्ट्रॉनों की तादाद देखें तो अगर सिल्क में 100 इलेक्ट्रॉन थे न्यूट्रल स्टेट में, तो गिलास रोड में 1000 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्टेट में। समझाने की बात। अब होता है कि जब रगड़ी मिसाल दिए समझाने के लिए एक नंबर लेकर, तो गिलास रोड को रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन हमेशा उस बॉडी से निकलेंगे जिसके यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉनों की तादाद इन नेचर ज्यादा होगी और उसमें मुंतकिल होंगे जिसमें कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉनों की तादाद पर यूनिट वॉल्यूम कम होगी। दूसरी जानिब अगर हम फलालेन कपड़े की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद पर यूनिट वॉल्यूम गिलास रोड के पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों की तादाद से कहीं ज्यादा होती है। यही वजह है कि जब आप इसी गिलास रोड को फलालेन कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो उल्टा अमल होता है और फलालेन कपड़े में से इलेक्ट्रॉन निकलकर मुंतकिल हो जाते हैं गिलास। दैट इज द स्टोरी। ये रीजन है, ये वजह है। मेरा ख्याल है आप समझ गए कि क्या, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सीन, कैसा क्यों होता है। इसकी और बहुत सारी मिसालें हैं कि जब ऐसा होता है तो चमक भी नजर आती है। आपने देखा होगा छुरी तेज करने वाला जब छुरी को, वो सर्कुलर उनका पत्थर होता है, जब उस पर रगड़ता है मूविंग रॉड के ऊपर, पत्थर के ऊपर, तो चिंगारियां निकलती हैं। वो जस्ट जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मुंतकिल हो रहे हैं। जब दो बादल आपस में रगड़ खाते हैं
गरज पैदा होती है, तो चमक कहाँ से आ जाती है? गरज तो चलो बादलों के आपस में रगड़ने की वजह से गरज का साउंड पैदा हो गया। चमक कैसे आ गई? तो होता ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है क्लाउड्स के अंदर एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में मुंतकिल होते हैं, तो एक चमक की सूरत में हमें नजर आता है। इसको आप थंडरिंग कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं। क्या कहा जाता है? लाइटनिंग, चमक। इलेक्ट्रो चमक नजर आ रही है। गरज चमक इसलिए कहा गया है, थंडर एंड लाइटनिंग। तो इसकी मिसाल बहुत सारा जाड़ों की सर्द रातों में, कभी आप मैंने तो बचपन में मुझे याद, और आप अब भी तजुर्बा होता है कि अगर हमने लिहाफ ली हुई है और खुश्की का मौसम है, और अगर हमने फर्ज कर लें कि हमारी शलवार या जिस्म या कमीज का कोई सा जैसे कि जैसे ही जो है वो रब होता है लिहाफ के साथ, तो चूंकि अंधेरा होता है जाहिर है इन साइड तो अंधेरा ही होगा, तो आपको चमक सी चिंगारियां सी महसूस होती हैं। तो आप हैरान होते हैं कि चमक कहाँ से आ गई, बिजली कहाँ से आ गई। तो वहाँ भी यही प्रोसेस हो रहा होता है कि लिहाफ का कपड़ा और हमारे जिस्म पे जो कपड़ा है वो आपस में रब हो रहे होते हैं हमारी मूवमेंट की वजह से, तो एक चमक की सूरत होती है। तो यहाँ पे भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है। देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर ही बहुत इंटरेस्टिंग है। बने रहिएगा हमारे साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में जो हम नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। सिलसिला कराम आपसे हमारा जारी है इंशाल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।